गुड मॉर्निंग गाइस, द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ का एक हमने माइलस्टोन प्राप्त कर लिया इस तरह से कहो तो, क्योंकि हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का ये अंतिम वीडियो है। ये छठा पार्ट है और इसके बाद राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है वो ख़त्म। ठीक है, तो हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि ये जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की सारी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा भी एक चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, वो ये है कि जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का टॉपिक पूरा हो गया तो इसका हम एक माइनर सा टेस्ट लेंगे। वो भी हम या तो टेलीग्राम पे डाल देंगे या फिर उसकी सूचना कमेंट बॉक्स में पिन करके दे देंगे अगर हमने किसी ऐप पे डाला तो। ठीक है, हालांकि जो प्राथमिक प्लानिंग है वो टेलीग्राम चैनल पे डालने की है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और ये जो एकदम कॉन्साइज मटेरियल है, ठीक है, हम चाहते तो इसका आधा घंटे को ये जो वीडियो आधा घंटा का भी कर सकते हैं या फिर 1 घंटा का भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ें नहीं चाहते और ना ही हम क्लिक बैट टाइटल रखते हैं। हम सीधा जेन्युइन तरीके से अपना वीडियो डालते हैं। कई बार कहते हैं महाभयंकर, महाप्रहार, है ना, एक ही वीडियो में सब कुछ, ऐसा नहीं। हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें करने में बिलीव करते हैं और व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम अंतिम वीडियो में कौन कौन सी सभ्यता डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। कई सारी छोटी छोटी सभ्यता हैं जो वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिनके बारे में डिटेलिंग वो नहीं पूछना, सिर्फ जिला ही पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर है। तो ऐसी कुछ सभ्यताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कुछ सभ्यताएं ऐसी है जिनके बारे में हमें डिटेलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसके बारे में डिटेलिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम नगरी के बारे में पढ़ेंगे। तो नगरी जो सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में हमें प्राप्त हुई है। 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा नगरी का उत्खनन किया गया। तो ये नगरी है, ये नगरी को प्राचीन काल में नगरी को जो जनपद काल था उस समय मध्यमिका नाम से पुकारा जाता था, और जो ये मध्यमिका थी वो सीवी जनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो सीवी जनपद से कौन सी नगर या कौन सी सभ्यता ताल्लुक रखती थी, तो नगरी। ठीक है, तो यहाँ से जो नगरी से सिक्के हमें मिले हैं उन सिक्कों पर मध्यमिका सीवी जनपदस्य करके नाम हमें अंकित मिलता है। इस तरह से हमें देखा जाता है कि मध्यमिका है जो सीवी जनपद की नगरी थी। ठीक है, और इसके नाम से सिक्के भी हमें मिले हैं। ठीक है, और नगरी का जो उल्लेख है वो पाणिनि ने भी अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया था। तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का जो प्राचीनतम मंदिर है वो हमें नगरी सभ्यता से मिला है। ठीक है, और ये जो मंदिर है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और शुंग काल का, तो शुंगों का समय था उस समय का ये जो मंदिर है हमें मिला है। ठीक है, तो इस जो नगरी सभ्यता थी तो उसमें हमें 1887 में श्यामलाल ददीवाड़िया करके एक शख्स थे, उन्होंने 2 अभिलेख खोजे थे। तो वो कौन कौन से थे, तो एक गोसुंडी शिलालेख है, बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है। ठीक है, इसके बारे में जब हम शिलालेखों के बारे में एक अलग से वीडियो कवर करने का प्लान कर रहे हैं तो डिटेलिंग उसके बारे में पढ़ेंगे, गोसुंडी शिलालेख, और जो भी जो महत्वपूर्ण शिलालेख है उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो श्यामलाल ददीवाड़िया है उन्होंने 2 अभिलेख खोजे थे, उसमें से एक गोसुंडी शिलालेख था और दूसरा था हाथीपाड़ा शिलालेख। इन दोनों को फिर D.R. भंडारकर ने पढ़ा था, जो गोसुंडी शिलालेख और हाथीपाड़ा का शिलालेख था। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1962 और 63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई। केंद्रीय पुरातत्व विभाग देखिए आप, राज्य पुरातत्व विभाग नहीं है, केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई थी। ठीक है, तो ये हमने नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। अब अगली सभ्यता के बारे में क्विकली पढ़ते हैं। तो अगली सभ्यता है हमारी रंग महल। तो रंग महल सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ पर है। ठीक है, सरस्वती नदी जो अब विलुप्त है, प्राचीन समय में इसका जो भाव चित्र था। ठीक है, तो सरस्वती नदी हनुमानगढ़। ठीक है, ये कालीबंगा के करीब पड़ता है सरस्वती, या फिर आप देखो तो घग्गर नदी भी। ठीक है, तो ये कालीबंगा के एकदम करीब पड़ता है और इसका जो कालक्रम था, इसका कालक्रम 1000 ईस्वा पूर्व से 300 ईस्वी यानी 1000 BC टू 300 AD। ठीक है, तो इसका कालक्रम ये निर्धारित किया गया। 3 सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से मिले हैं। 3 सभ्यताएं कौन कौन सी है, तो एक है सिंधु घाटी सभ्यता, एक है कुषाण सभ्यता और एक है पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता। तो रंगमहल से हमें इन 3 सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। 3 सभ्यताओं के अवशेष मतलब कैसे पता चलता है, तो ये यहाँ के जो बर्तन रहते हैं या फिर जो
क्या है कि मुहरे वगैरह से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी। ठीक है, कुषाणकालीन बर्तन या फिर कुषाणकालीन कुछ अवशेष मिले थे। ठीक है, गुप्तकालीन के भी, पूर्व गुप्तकालीन अवशेष भी हमें मिले थे। ये जो रंगमहल की सभ्यता है ये 3 बार बसी और 3 बार उजड़ी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, इसके जो तीनों बार बसने उजड़ने के बीच का जो मतलब अंतर रहता सभ्यताओं का, वो अवशेषों में ज़्यादा अंतर मिला नहीं है। यहाँ पर उत्खनन किसने किया? तो डॉक्टर हन्नारिड करके स्वीडन के थे। उनके जो नेतृत्व में उनकी स्वीडन की टीम थी, उन्होंने यहाँ पर रंगमहल में उत्खनन किया था। यहाँ पर क्या अवशेष मिलते हैं हमें? तो यहाँ पर अवशेषों में हमें टोंटीदार घड़े ना, तो घड़ों पे टोंटी थे, नल थे, प्रणाली युक्त बोल सकते हो उसको, तो टोंटीदार घड़े थे। फिर यहाँ से गांधार शैली की मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, और पंचमारक सिक्के जिसने ठोक पीट के बनाया जाता है, आहत सिक्के, तो सिक्के मिले हैं। कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल के सिक्के भी यहाँ से रंगमहल से मिले हैं। वासुदेव चौहान काल के सिक्के भी रंगमहल से मिले हैं। यहाँ रंगमहल के लोगों की मुख्य कृषि और मुख्य भोजन था, वो था चावल। यहाँ पर कांसे की 2 सील मिली हैं जिस पर ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है, या फिर जो कुछ लिखा गया वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, ये जो सील थी वो 300 ईस्वी की है। ठीक है, 300 AD की। ओके, यहाँ पर कहा जाता कि भैंसों, सूअर, पक्षी और मछलियों का मांस का सेवन किया जाता था। ऐसे अवशेष यहाँ से मिले हैं। धूप, दीप, नैवेद्य के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। जिसे का मतलब घंटानाद भी होता होगा, प्रार्थना, आराधना इत्यादि होती होगी, और धूप, दीप, नैवेद्य का प्रयोग होता होगा। ऐसा अनुमान हमारे पुरातत्ववेताओं ने लगाया है यहाँ के अवशेषों के आधार पर। यहाँ पर मातृ देवी, शिव और कृष्ण की पूजा ये लोग करते थे। देखो, मातृ देवी हड़प्पा सभ्यता से साम्यता रखती है, शिव कृष्ण वगैरह वैदिक सभ्यता, फिर गुप्तकालीन, कृष्ण गुप्तकालीन वगैरह सभ्यता में आ जाते हैं। गुप्तकालीन समय में जब अपना महाभारत काल आ जाता है उस टाइम के। ठीक है, तो मातृ देवी, शिव और कृष्ण की पूजा रंगमहल में करने के प्रमाण हमें मिलते हैं। नाचना, जुआ खेलना इनके जीवन का अंग रहा होगा। और यहाँ पर जो मकान है वो छोटे किंतु ना चित्रों से सजे हुए मकान मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने रंगमहल सभ्यता के बारे में पढ़ा। तो हम अगली सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली सभ्यता है हमारी पीलीबंगा। ये भी घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं पीलीबंगा से। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है और पीपल के वृक्ष का प्रमाण मिला है। इसके अलावा उसके बाद का टाइम देखें, मध्यकालीन टाइम, तो यहाँ से बाबा रामदेव जी जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनका मंदिर मिला है। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से साम्यता नहीं रखता, एक कॉमन सेंस की बात है कि ये मध्यकालीन राजस्थान से साम्यता रखता है। फिर है नगर। पिछला हमने नगरी पढ़ा था, जो नगरी जो मध्यमिका जिसका नाम था वो थी चित्तौड़गढ़ में, लेकिन नगर है ये है टोंक में। ठीक है, इसके बीच में कंफ्यूज मत होना आप। तो नगर टोंक में है। नगर का प्राचीन नाम है वो था करकोटा नगर, और जो करकोटा नगर है मालव जनपद की या मालव गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, इसका एक और अन्य नाम है वो मालव नगर है। तो नगर का 2 नाम है, करकोटा नगर और मालव नगर, दोनों के पीछे नगर नगर है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा। यहाँ पर आहत मुद्राएं, वही ठोक पीट के बनाई मुद्राएं मिली, और मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। और इसके अलावा रेड में भी मालव गणराज्य के सिक्के मिले थे, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। और नहीं याद हो तो फिर से पढ़ना, याद करना पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि याद करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। याद करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे है एक राजस्थानी में कहावत है कि रोई के रिखी हावरे तो जानी पड़ी। मतलब एक लड़की चाहे रोती है या फिर नाराज होती है, लेकिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसलिए आपको भी अगर एग्जाम पास करनी है तो याद तो करना ही पड़ेगा। मुश्किल से करो, आसानी से करो, खुश होके करो या फिर दुखी होके करो। तो अगर कोई चीज़ करनी ही होती है ना हमें, तो खुश होके करनी चाहिए, फिर उसका लोड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और जब हमारी चीज़ें होने लगती तो हमें खुशी मिलती है। जब आपको याद होगा, जब आपकी चीज़ें आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती रहेगी तो आपको इससे खुशी मिलेगी और आपकी एनर्जी वो दोगुनी होती रहेगी। तो कृपया मेहनत करें। और चलो अगली विशेषता के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर नगरी नहीं है, मैंने गलती से नगरी बोल दिया। तो नगर है, नगर से महिषासुर मर्दिनी मूर्ति भी मिलती है। और जो ये महिषासुर मर्दिनी मूर्ति का अंकन है, ये प्राचीनतम अंकन है जो नगर से हमें मिला है। यहाँ पर सिंहरूढ़
जो सिंह पर बैठी हुई दुर्गा माता, जो दुर्गा देवी है, उनका प्राचीनतम अंकन मिलता है। और ये जो अंकन है वो शुंग कला से संबंधित रखता है। तो सिंहारूढ़ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन नगर से। फिर इसके अलावा एक सभ्यता ब्याना स्थान है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्याना सभ्यता तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्याना स्थान है। तो ब्याना है, ये भरतपुर में है। और इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम था शोणितपुर। ठीक है। और जो ब्याना है, राजस्थान में अगर कहीं से सर्वाधिक कब्रें मिली हैं तो वो ब्याना से मिली हैं। ठीक है। और 275 से 250 ईस्वी यानी गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है, वो हमें ब्याना से मिला है। मध्यकालीन भारत में ब्याना में नील की कृषि होती थी। ठीक है। तो ब्याना के बारे में बस इतनी डिटेल थी। अब नैनवा के बारे में पढ़ेंगे। अब छोटी छोटी चीज़ें एकदम बहुत रैपिडली होगी, तो चलो नैनवा के बारे में देखते हैं। तो नैनवा बूंदी में है। और शाक्त, यहाँ से हमें शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। शाक्त धर्म वो धर्म है जो शक्ति की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं ना, तो वो शाक्त धर्म है। जैसे दुर्गा, अम्बे, जगदम्बे, तो इन सब देवी माताओं की जो पूजा करते हैं वो शाक्त धर्म है। ठीक है। तो यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिलती है। ठीक है। तो महिषासुर शाक्त धर्म है, तो महिषासुर मर्दिनी है जो देवी माता है, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। ठीक है। तो शाक्त धर्म के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली। ठीक है। नवरात्र उत्सव में दुर्गा सप्तशती के गायन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। दुर्गा सप्तशती यानी दुर्गा माता के जो मंत्र हैं, प्राचीन काल में इनका एक किसी ब्राह्मण ने किया था, रचना की थी। और इसके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ काम का है नहीं वो। ठीक है। और फालतू में अपना टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है। बार बार मैं कहता हूँ कि जो चीज़ रिलेवेंट है वही मैं पढ़ाऊँगा। अन्य सभ्यता स्थल, अब राजस्थान के जो मेन सभ्यता स्थल थे जिनके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ रखनी होती हैं, वो तो हमने पढ़ लिए। अब हम कुछ ऐसे सभ्यता स्थल पढ़ेंगे जो माइनर है। ठीक है। छोटे सभ्यता स्थल है, और कभी कभी सिर्फ इनका पूछते कि कौन से जिले में है। ठीक है। या फिर एक आध विशेषता कोई किसी की पूछ लेते हैं, तो वो हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो हम अन्य सभ्यता स्थलों के बारे में देखते हैं। तो कणसव नाम का स्थान है, ये कोटा में। ठीक है। और यहाँ पर राजा मौर्य राजा जो धवल था, उसका 738 ईस्वी का शिलालेख हमें कणसव से मिलता है। ठीक है। दूसरा है डीडवाना। तो डीडवाना है, ये राजस्थान में, देखो डीडवाना में प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिले हैं हमें, लेकिन राजस्थान में प्राचीनतम लोहे के अवशेष कहीं से मिले हैं, तो वो है डीडवाना। ठीक है। तो आप डीडवाना के बारे में याद रखें। फिर एक गरदड़ा। तो गरदड़ा बूंदी में स्थित है, और यहाँ पर बर्ड रॉक पेंटिंग मिली है। ठीक है। बर्ड यानी पक्षी की, रॉक यानी चट्टान पर। तो चट्टान पर पक्षी की हमें जो पेंटिंग मिली वो है गरदड़ा में। तो सीधा सीधा ये ना बर्ड रॉक पेंटिंग कहाँ मिली, यही सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है। या फिर गरदड़ा से क्या मिला है, ऐसे करके। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि जो देखो कभी कभी क्या जो एग्जाम लेने वाले बोर्ड्स होते हैं, तो डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि अंदर से घुस के सवाल उठाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उठा लेते हैं, कभी कभी हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं और छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो फिर जब हम देखते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम इस छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं, तो बता रहे हैं ताकि आपको आसानी हो और आपके सवाल नहीं छूटे। फिर डडीकर। तो डडीकर है अलवर में, और यहाँ से 5 से 7 हजार साल पुराने शैल चित्र है ना मिले। शैल चित्र मतलब पत्थरों पर चित्र मिले हैं। फिर है इसवाल उदयपुर। फिर कुंडा व ओला है, ये जैसलमेर में है। और आगे लाचुरा करके सभ्यता है, वो भीलवाड़ से स्थल मिला है। ठीक है। और धोली मगरा नाम का जो स्थान है वो आड़ सभ्यता का स्थल है, और उदयपुर में है। और ऐसा कहा जाता है कि जो धोली मगरा है ये आड़ सभ्यता का एकदम नवीनतम स्थान है, वो धोली मगरा उत्खनन किया गया। नालियासर है, ये जयपुर में है, और इस नालियासर से चौहान काल के पहले के अवशेष मिले हैं हमें। ठीक है। ये किसी एग्जाम में शायद इन्होंने पूछा है कि चौहान काल से पहले के अवशेष हमें कहाँ पर मिलते हैं। भीनमाल है, ये जालोर जिले में स्थित है, और ये इसका जो उत्खनन है R.C. अग्रवाल ने किया था। और यहाँ पर मैं इसका जो भीनमाल का प्राचीन नाम है वो श्रीमाल है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो एक रोमन एम्फोरा यानी सुरापात्र यानी शराब का जो पात्र है वो हमें भीनमाल से मिला है। दूसरा क्या मिला कि यूनानी सुराही मिली है, वो भी हमें भीनमाल से मिली है। ठीक है। और भीनमाल जालोर में। फिर एलाना। तो एलाना भी जालोर में है। ठीक है। फिर जूनाखेड़ा पाली में। लाचुरा भीलवाड़ा में पहले भी पढ़ी थी, दूसरी बार रिपीट हो गई है। इंद्रगढ़ है, वो कोटा में है। डाडा थोरा बीकानेर में है।
दर है वो भरतपुर में है, कर्णपुरा और बड़ोपल हनुमानगढ़ में है, ओसियां जोधपुर में है। और इस तरह से हमारी सभ्यता है वो आज की सभ्यता पूरी होती है। और आप आराम से पढ़े इसको और अपना ख्याल रखें। और मिलते हैं हम आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा अब राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है। और मध्यकालीन इतिहास में हम ज़्यादातर राजपूत पढ़ते हैं, राजपूत राजवंश पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी सवाल पूछ लेते हैं। और उसके बाद हम मेवाड़ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो राजवंशों में मेवाड़ पढ़ेंगे, फिर जोधपुर, फिर ऐसे हम सारे राजवंश खत्म करेंगे। और राजवंश को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और क्रांति पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति, ठीक है, जिसमें मंदिर आएंगे, संगीत, नृत्य, गीत, ठीक है, किले, बावड़ियाँ, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये सब करने के बाद हम राजस्थान के भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। तब तक क्या है कि जो राजस्थान का नक्शा अभी तक गहलोत साहब की वजह से पूरा बदल चुका है। राजस्थान के जो 50 जिले हो गए हैं, तो हमने ज्योग्राफी को अभी को थोड़े टाइम के लिए रखा कि ताकि हम इतिहास को पूरा कर लें और तब तक जो राजस्थान की स्थिति है वो भी साफ हो जाए। हालांकि चांसेस बहुत कम ही है कि नई चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, सीमांकन करेंगे, सारी जो हमारा मटेरियल है उसको भी अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो हम इस इतिहास को थोड़ी देर वेट एंड वॉच में ज्योग्राफी को वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखते हैं और इतिहास को तब तक पूरा कर लेते हैं। तो आप पढ़ें, ध्यान रखें अपना, खुश रहें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।